हेलो नमस्ते सत श्री अकाल केम छो खम्मा गड़ी। दिस इज़ योर होस्ट अमित प्रजापति एंड दिस पॉडकास्ट इज़ पावर्ड बाय ग्राम बनारी। आज के हमारे गेस्ट हैं कटनी से जिला अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के दिव्यांशु मिश्रा जी। भैया स्वागत है आपका स्टोरीज विद अमित में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित कैसे जी। हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज की जो जर्नलिज्म है वो जिस दौर से गुज़र रहा है, आप देखिए कि लगातार खबरों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में जो पॉडकास्ट नई टीम बना रही है और आप जैसे नए जर्नलिस्ट पॉडकास्ट के माध्यम से न्यूज़ और जनता से आने वाले लोगों को, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, इनके विचार आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद भैया। शुभकामनाएं देता हूं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा संजय पाठक जी से ही। उनको लेकर आप काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके खिलाफ बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछूंगा कि अभी संजय पाठक जी ने जस्ट आपको कॉल किया था, क्या लगता है कि जस्ट आपको खरीदने की कोशिश की जा रही है? क्या ये लोकतंत्र इतना कमज़ोर हो गया है? देखिए, भारत का लोकतंत्र कमज़ोर नहीं हुआ है। संजय पाठक जी जैसे लोग लोकतंत्र को कमज़ोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। संजय पाठक जी पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने श्री आशुतोष मनु दीक्षित जी की शिकायत पर 443 करोड़ रुपए की अवैध माइनिंग की पेनाल्टी निकाली है। अब अवैध माइनिंग की पेनाल्टी उनके ऊपर निकाली गई है। ईओडब्ल्यू में उनकी एक शिकायत हुई थी। ईओडब्ल्यू ने जल्दी उसका निराकरण नहीं किया था। इसको लेकर कोर्ट में एक मामला प्रस्तुत किया गया था आशुतोष मनु दीक्षित जी के द्वारा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव लगा था। माइनिंग कॉन्क्लेव माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से मैंने मिलने का उसमें समय मांगा था और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाह रहा था कि माइनिंग एक्सपर्ट्स की टीम और सीए की टीम से हम लोगों ने एक असेसमेंट कराया था। उस असेसमेंट के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते थे कि कंपाउंड इंटरेस्ट और जीएसटी मिलाकर माननीय संजय पाठक जी के ऊपर 1750 करोड़ रुपए की पेनाल्टी बन रही है। इसका पूरा विधिवत डाटा मैंने 64 पन्ने का पूरा डाटा माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय को प्रेषित करना चाह रहा था मैं, पर मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने नहीं दिया जा रहा था। तो आप देखिए कि उन्होंने जो जज साहब को कॉल किया और माननीय जज साहब ने अपने ऑर्डर में उसको मेंशन किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई लोग ऐसी भ्रांति फैला रहे हैं कि जज साहब आरोप लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माननीय जज साहब न्यायमूर्ति कहलाते हैं भारत में। भारत में उन्हें मिलॉर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि उनका फैसला सर्वोपरि होता है। आप हाई कोर्ट के जज साहब को उसी मैटर को लेकर कॉल कर रहे हैं। अब मैं आपको इसमें एक बिंदु और बताना चाहता हूँ। आप भी और सारे लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि कटनी में एक बहुत ही ईमानदार एसपी हुआ करते थे श्री गौरव तिवारी जी। उनने जब संजय पाठक पे नकेल करना कसना चालू करी, उन्होंने उसका तबादला करा दिया। अच्छा। कई अधिकारियों को उनने तबादला करा दिया जो उनके मन का काम नहीं करते थे। एक पत्रकार जिसने उनके खिलाफ खबर चलाई, उसको उन्होंने उठवा कर अपहरण करवा कर उसके साथ मारपीट करी। तो ये मामले हम सुनते आते थे ना। आज इन मामलों को प्रमाणित कर दिया जज साहब ने। जज साहब ने खुद बताया कि मुझे माननीय संजय पाठक जी का फोन आया और मैं इस मामले से खुद को अलग करता हूं। ये अवैध उत्खनन का मामला था। तो जज साहब ने जो ऑर्डर पास किया है, जज साहब ने कोई आरोप नहीं लगाए हैं। जज साहब ने प्रमाणित बात बताई है। भाई, इतने बड़े हाई कोर्ट के जज हैं, अगर वो लिख रहे हैं कि मेरे पास कॉल आया था और ऑर्डर पास, स्पीकिंग ऑर्डर पास कर रहे हैं, तो ये कितनी शर्मनाक बात है। लोकतंत्र के पर ये काला धब्बा लगाने का प्रयास किया गया है और हम सब इसका पुरजोर विरोध करते हैं। अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। मैं आपको बताता हूं, जज साहब के पास असीमित शक्तियां होती हैं उनकी कोर्ट में। और मेरा ऐसा मानना है कि इस मामले में संजय पाठक जी की विधायकी भी जा सकती है, उनको जेल भी हो सकती है और कितनी भी बड़ी सजा और कुछ भी मिल सकती है, क्योंकि ये अपने आप में मध्य प्रदेश को बदनाम करने का और हमारे कटनी जिले को बदनाम करने की एक बहुत बड़ा प्रयास संजय पाठक जी ने किया है। और मैं उन जज साहब को बधाई देता हूं कि जो उन्होंने संजय पाठक के प्रभाव में नहीं आए, पैसे के प्रभाव में नहीं आए। उन्होंने बता दिया कि आज भी देश में लोकतंत्र जिंदा है, आज भी देश में न्याय जिंदा है। संजय पाठक के खिलाफ कांग्रेस के ही कई नेता नहीं बोलते हैं, उनकी पुरानी मित्रता के कारण नहीं बोलते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उमंग सेंगार जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस के, जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं, उन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया है, जबकि वे आदिवासी समाज से आते हैं।
इतना बड़ा आदिवासी भूमि घोटाला सामने लाया आपने, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हों, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हों, व अन्य नेता मुस्तैदी के साथ संजय पाठक जी जैसे भ्रष्टाचारियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब माननीय उमंग सिंगार जी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं और मेरा ऐसा मानना है कि सहारा को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था संजय पाठक जी के खिलाफ, और आने वाले समय में सदन में मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि उमंग सिंगार जी संजय पाठक जी के का खुलकर विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पाठक जी का असली चेहरा जनता के बीच में लेकर आएंगे। क्या ये संगठन की कमजोरी नहीं है कि जो क्षेत्रीय कटनी के किसी भी कांग्रेस नेता ने संजय पाठक के विरोध में ना कोई आंदोलन किया, ना कोई पोस्ट की? क्या कांग्रेस भी संजय पाठक चला रहे हैं? देखिए ये पूरी तरीके से निराधार बात है कि संगठन संजय पाठक जी चला रहे हैं। संजय पाठक जी के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन नहीं है, इसीलिए उनके लोग इस प्रकार की किंवदंतियां फैलाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन चुके हैं संजय पाठक जी। भारतीय जनता पार्टी में वो क्यों गए कांग्रेस पार्टी से, कभी आप इस विषय पे जनता से चर्चा करेंगे तो जनता आपको बताएगी कि अपने अवैध व्यापारों को जो आज खुल के सामने आ रहे हैं, उन व्यापारों को संरक्षित करने के लिए संजय पाठक जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। और उसी भारतीय जनता पार्टी ने 443 करोड़ रुपए की रिकवरी निकाली है। सहारा जमीन घोटाला हो चाहे आदिवासी भूमि घोटाला हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ सारे आरोप प्रमाणित हैं, कोई भी चीज हवा में नहीं है। जितने भी आरोप लगाए गए हैं वह आरोप तथ्यों और कागजों के आधार पर लगाए गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कांग्रेस पार्टी, कटनी जिले की पूरी कांग्रेस पार्टी संजय पाठक के खिलाफ लामबंद है। छोटे नेता से लेकर शीर्ष नेता संजय पाठक के खिलाफ सड़कों पर उतरने को तैयार है और समय समय पर उतरकर प्रदर्शन भी करता है। आप एक एक करके संजय पाठक जी के कई बड़े खुलासे कर रहे हैं, ऐसा लगता है वे बुरे फंस रहे हैं। क्या ये लड़ाई किसी समझौते में बदली जा सकती है? ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, संजय पाठक जी जब कांग्रेस पार्टी में थे तो मैं भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन का महासचिव निर्वाचित हुआ था। तब श्रीमती आदरणीय निर्मला पाठक जी महापौर हुआ करती थी। उस दौर में हम लोगों ने राजनीति चालू करी थी। मैं बहुत विश्वास से बताना चाहता हूँ और पूरी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहता हूँ कि तब भी और आज भी मैं संजय पाठक जी की एक कप चाय भी नहीं जानता। तो मैनेज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और ये बातें अब मैनेज होने से बहुत आगे जा चुकी हैं। जहां तक आपका सवाल है कि ये कोई समझौते में बदलेगी बात या कुछ भी होगी, तो मैं पूरे विश्वास के साथ आपको बताता हूं इस मामले में, चूंकि ये जनता से जुड़े हुए मामले हैं, मैं आज अगर राजनीति कर रहा हूं तो जनता के लिए राजनीति कर रहा हूं। मैं कॉलेज का मुद्दा उठाता हूं, मैं सड़कों का मुद्दा उठाता हूं, मैं गली नाली रोड का मुद्दा उठाता हूं। ये सहारा वाला मामला जनता का मुद्दा है, आदिवासी वाला मामला जनता का मुद्दा है। आपने जज साहब को फोन लगाया, वो लोकतंत्र पे हमला है। तो इसकी लड़ाई हमको मुस्तैदी से लड़नी पड़ेगी, हमारा कर्तव्य है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं आपके दर्शकों को, हमारे साथियों को, कि इस लड़ाई को अंतिम दम तक लड़ा जाएगा। मैनेज होने का सवाल, बिकने का सवाल कहीं से कहीं तक पैदा नहीं होता। ऐसा मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। संजय पाठक जी के पुराने मित्र जो अब उनका साथ छोड़ चुके हैं, खासकर महेंद्र गोयनका जी, नाजिम खान आदि का आपसे क्या वास्ता है? सुना है इन्होंने सारे राज खोले हैं। देखिए, जहाँ तक आपने महेंद्र गोयनका जी की बात करी, मेरी उनसे 1 या 2 बार की कुल मुलाकात है। किसी फंक्शन में हम मिले थे। और महेंद्र गोयनका जी एक व्यापारी हैं और मैं अगर महेंद्र गोयनका जी से जुड़ा हुआ हूँ या गोयनका जी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो इसमें हानि क्या है, इसमें समस्या क्या है? जो लोग संजय पाठक जी के साथ रहते हैं वो लोग बहुत अच्छे होते हैं, जैसे ही उनका साथ छोड़ देते हैं तो वो सबसे खराब लोग हो जाते हैं। तो संजय पाठक जी के पैरामीटर्स थोड़ी चलेंगे कि मैं किससे जुड़ूंगा किससे नहीं जुड़ूंगा। ये तो मेरा विवेक है ना कि मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ, किसको अपने सर्कल में रखना चाहता हूँ, कौन मुझे अपने सर्कल में रखना चाहता है। तो जैसा आपने बताया कि नाजिम खान जी, नाजिम खान जी NSUI के पूर्व अध्यक्ष थे, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते थे और कटनी के एक प्रतिष्ठित नागरिक है नाजिम खान जी। मैं 2011-12 से जब राजनीति में आया तब से मैं नाजिम खान जी से जुड़ा हुआ हूँ। एक बेहद ही समझ लीजिए आपकी बुद्धिमान और अध्ययनशील व्यक्ति हैं नाजिम खान जी।
और इन्हीं के कारण संजय पाठक जी ने उनको अपने साथ रखा था। और नाजिम खान जी ने अपने केवल और केवल स्वाभिमान के कारण, आज आप ये सोचिए जितने भी लोग उनको छोड़ कर गए, चाहे महेंद्र गोयनका जी हो, नाजिम खान जी हो, संदीप वाजपेयी जी हो, और भी अन्य लोग हैं, सतीश सरावगी जी हो, ये सारे लोगों का केवल और केवल अगर कुछ इनके को खराब लगा तो इन्होंने अपने स्वाभिमान से कंप्रोमाइज नहीं किया, इसीलिए संजय पाठक जी को छोड़ गए। तो इनसे अगर मान लीजिए मेरा कोई जुड़ाव भी है या ये मुझसे संबंधित हैं, तो इसमें किसी को समस्या क्या हो सकती है? मुझे ही लगता है किसी को कोई समस्या हो सकती है। और आपको मैं बताना चाहूंगा, इनके एक खास मित्र हुआ करते थे सतीश सरावगी जी। आपने सुना होगा कटनी में हवाला कांड बहुत चर्चित था। हवाला कांड में सारी जिम्मेदारी सतीश सरावगी जी ने संजय पाठक जी कांड अपने सिर पे ले ली थी। मैं बहुत विश्वास से और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ आपसे। और संजय पाठक जी ने एन मूवमेंट में उनका भी साथ छोड़ दिया, उनके बच्चे तक पे फर्जी मुकदमा दर्ज करवाया। मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे बात बोल रहा हूँ। तो ये जो इन्होंने घोटालों का नेक्सस बना के रखा है, इस पे बहुत ही जल्दी हम नकेल कसने का काम कर रहे हैं। और आने वाला समय आप देख लीजिएगा, इस पर हम अंजाम पे पहुंचेंगे। और कटनी के लोगों को गुलाम समझने का काम किया है, जो कटनी की जनता को संजय पाठक जी गुलाम समझने का काम करते हैं ना, उनको जमीन पे लाने का काम करेंगे। बहुत विश्वास के साथ आपसे बोल रहा हूँ मैं। अभी करंटली नाजिम खान जी के घर पर आगजनी हुई, किसने कराई और अभी इसमें पुलिस क्या एक्शन ले रही है? अब से कुछ दिन पहले नाजिम खान जी के घर में 3 बदमाशों ने जाकर और गेट में आग लगाने का प्रयास किया और उनके पूरे परिवार को आग से जलाने का एक बहुत ही, जिसको मैं कहूँगा, घटिया कृत्य किया। इसको लेकर पूरे कटनी में दहशत का माहौल हो गया। अभी इसमें किन लोगों ने आग लगाई, किन ने आग लगवाई, अभी इसकी जानकारी पुलिस ने अभी सार्वजनिक नहीं करी है। पर मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बता देना चाहता हूँ कि ये मामला अपने आप में बहुत घटिया मामला है और कटनी इसमें बहुत सदमे में है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा दहशत में है इस पूरे मामले को लेकर। नाजिम खान जी का पूरा परिवार इस घटना को लेकर डरा हुआ है। उनकी जो श्रीमती जी हैं, हमारी भाभी, वो पेशे से शिक्षिका भी हैं। उनका एक बेटा भी है। तो ये जिसने भी कराया है, बहुत घटिया काम कराया है। और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो कटनी के पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उन्होंने विभिन्न टीमें गठित करी हैं। सीएम हाउस इस मामले का संज्ञान ले रहा है। विपक्ष के बड़े नेता इस पूरे मामले का संज्ञान ले रहे हैं। जो लोकल स्तर पर थाना प्रभारी महोदय हैं, वो इस बहुत मजबूती के साथ इस मामले की जांच कर रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत जल्द वह इस मामले की तह तक पहुँच जाएंगे और जो आरोपी हैं वो आपके सामने होंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे किसका चाल चरित्र और चेहरा खुलकर सामने आ रहा है, ये आप लोगों को पता चलेगा। इस घटनाक्रम के बाद आपको नहीं लगता कि आपके ऊपर भी सुरक्षा का अभाव नज़र आता है? देखिए, अब ये तय करना तो प्रशासन का काम है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जाखो राखे साइयाँ मार सके ना कोई। अब ये लड़ाई बिल्कुल आर पार की लड़ाई हो चुकी है। जनता वर्सेस संजय पाठक हो चुकी है कटनी में लड़ाई। कटनी की जो जनता है वह ये जनता की लड़ाई है। तो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए अगर हमको किसी भी स्तर तक जाना पड़े और हमारे साथ कुछ भी हो जाए, उसके लिए हम अपने आप को तैयार मानते हैं, हमारी पूरी टीम तैयार मानती है। और संजय पाठक जी जैसे भ्रष्टाचारियों का चेहरा जनता के सामने आ चुका है और आने वाले समय में संजय पाठक जी पर कार्रवाई हो। उन्होंने जो घोटाले किए हैं, जो भ्रष्टाचार किए हैं, उस पर उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर नकेल कसे। हमारा तो सीधा सीधा ये बस यही वो रहेगा कि हम इस पर लड़ाई लड़ेंगे। अभी एक करंटली चीज़ें चल रही हैं सहारा घोटाले को लेकर, सहारा घोटाला, आदिवासी ज़मीन घोटाला, इसको लेकर अभी क्या अपडेट है? सहारा घोटाले में ईडी की एंट्री हो चुकी है और जो क्रेता पक्ष है, लगातार ईडी उनसे जानकारी एकत्रित करने का काम कर रही है। न्यूज़ चैनलों के माध्यम से हमको ऐसी जानकारी लग रही है कि ईडी की एंट्री इस मामले में हो चुकी है। संजय पाठक जी ने 310 एकड़ गरीब निवेशकों की ज़मीन, जिन्होंने छोटा छोटा पैसा जमा करके सहारा में एक आस लगाई थी कि हमको आने वाले समय में हमारी बच्ची की शादी होगी, हम आगे आने वाले समय में इससे व्यापार कर पाएंगे। छोटे लोगों ने, बहुत गरीब लोगों ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया था सहारा में। उस पैसे से सहारा ने ज़मीनें खरीदी थी और संजय पाठक जी ने अपने प्रभाव से 310 एकड़ ज़मीन सहारा की गरीब निवेशकों के पैसे से खरीदी हुई ज़मीन औने पौने दाम में खरीद ली। आपको जनता ने विधायक बनाकर भेजा था, जनता की सेवा करने का मौका दिया था, आपको जनता ने पलकों पर बिठाया। विजयराव गड़करी की जनता ने आपको 5-6 बार विधायक बनाकर भेजा। तो क्या इसलिए भेजा था कि आप गरीब जनता का दोहन करेंगे?
तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में सहारा ज़मीन घोटाले की जैसे जैसे परतें खुलेंगी, संजय पाठक जी और उनकी पारिवारिक कंपनियों के जैसे मैंने दस्तावेज और प्रमाण साक्ष्य हम लोगों ने जमा किए हैं ईओडब्ल्यू के पास, ईडी के पास, तो संजय पाठक जी पर नकेल कसेगी। ये पूरी की पूरी ज़मीनों का ऑक्शन होना चाहिए, हमने ऐसी मांग करी है। और ऑक्शन होकर जो जनता है, जो निवेशक हैं सहारा के, उनको उनका पैसा वापस मिलना चाहिए। आदिवासी ज़मीन घोटाले में मुख्य शिकायतकर्ता आप ही हैं। इस पूरे मामले को लेकर अभी क्या अपडेट है? आदिवासी ज़मीन घोटाला मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आदिवासियों के हितों को सबसे ज़्यादा हनन पहुंचाने वाला, आदिवासियों के हितों पर सीधे प्रहार करने वाला मामला है ये। लगभग 1100 एकड़ ज़मीन संजय पाठक जी ने अपने 4 आदिवासी कर्मचारियों जो उनके बंगलों में नौकरी देते हैं, उनके बंगलों में सर्विस देते हैं, उनके नाम पे 1100 एकड़ ज़मीन कटनी, डिंडोरी, सिहोरा, उमरिया इन जिलों में खरीद रखी है। और उन आदिवासियों के खाते में करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा दर्दनाक बात और शर्मनाक ये है कि वह आदिवासी साथी लाइन में लग के 5 किलो का अनाज ले रहे हैं और उनके खाते में करोड़ों रुपए है। तो इतने बड़े घोटाले को संजय पाठक जी ने पूरा डिज़ाइन किया है। और आने वाले समय में आपको बताना चाहूँगा, मैंने आदिवासी आयोग में भी इसकी विधिवत शिकायत करी है, पूरे खसरे, नक्शे, पूरी डिटेल्स लगाई हैं। और ईडी में भी शिकायत करी है, इनकम टैक्स में भी शिकायत करी है, और कटनी पुलिस को भी मैंने दिया है मामला। कटनी पुलिस भी इसकी गंभीरता पूर्वक माननीय एसपी महोदय जांच कर रहे हैं। आने वाले समय में मैं कोर्ट भी जाऊंगा इस मामले में, और कोर्ट के माध्यम से संजय पाठक जी पर एफआईआर कराऊंगा, और आदिवासियों के हित में, गरीब जनता के हित में हम एक निर्णायक फैसला लेकर आएंगे। जिस रास्ते पर अभी आप चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस रास्ते पर आपको सफलता मिल पाएगी? मैं तो बस आपसे ये बताना चाहूँगा कि जावेद अख्तर साहब की एक कविता है, पामाल रस्तों पर। पामाल रस्तों का अर्थ होता है ट्रॉडन पैथ्स, जिसमें बहुत लोग चलते हैं। तो उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा है, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रास्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत हैं फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। कटनी जिले में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई है। अभी तक अपने प्रदेश में पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज नहीं है। क्या ये क्षेत्रीय जनता के साथ अन्याय हुआ है? क्या ये स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? मैं अमित जी बताना चाहता हूँ, ये क्षेत्रीय जनता के साथ भी छलावा है और स्टूडेंट्स के साथ हमारे कटनी के बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। कम से कम 2 से 3 बार तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे सांसद वीडी शर्मा जी, हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री संदीप जायसवाल जी ने कई बार चुनाव के समय ये घोषणा करी है कि कटनी में शासकीय मेडिकल कॉलेज को स्वीकृति मिली, कटनी में शासकीय मेडिकल कॉलेज की राह प्रशस्त हुई। शिवराज सिंह जी का विधानसभा चुनाव के आचार संहिता लगने के 2 दिन पहले पत्र भी आता है कि मेडिकल कॉलेज की राह प्रशस्त हुई। पर अब जब ये पीपीपी मोड का मेडिकल कॉलेज स्वीकृत होता है तो जनता अपने आप को छला हुआ महसूस करती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वही भारतीय जनता पार्टी के विधायक संदीप जायसवाल जी पीपीपी मोड की खिलाफत कर रहे थे विधानसभा में, हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए, पीपीपी मोड का मेडिकल कॉलेज नहीं चाहिए। और आज चाहे संगठन का दबाव हो, कह लीजिए चाहे पद में आज वो हैं, तो आज उनको ऐसा लग रहा हो कि अब जनता को क्या जवाब दें, तो उन्होंने आज वो मेडिकल कॉलेज जो पीपीपी मोड के बेस पर खुला है, उसकी विशेषताएं पत्रकार वार्ता करके उन्होंने बतानी पड़ रही है जनता को। जनता को ये पीपीपी मोड का मेडिकल कॉलेज स्वीकार नहीं है। जनता का ये कहना है हमें शासकीय मेडिकल कॉलेज चाहिए, जिसकी आपने घोषणा करी थी, जिसकी घोषणा करके आप सबने कटनी की जनता से वोट ली थी। ये पूरे जिले का बहुत बड़ा मुद्दा है। मेडिकल कॉलेज हमारे कटनी में आ जाने से कटनी में रोजगार बढ़ेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरी आएगी। पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कुछ विशेषताएं मैं बताना चाहूँगा, मेडिकल कॉलेज और पीपीपी कॉलेज के बीच में फ़र्क बताना चाहूँगा। पीपीपी मोड का जो मेडिकल कॉलेज है उसमें गरीबी रेखा में आने वाले लोगों को इलाज मिलता है और पैसे वाले लोगों को इलाज मिलता है। शासकीय मेडिकल कॉलेज में सभी के लिए इलाज मुफ्त होता है। अब मैं बताना चाहूँगा कि पीपीपी मोड के मेडिकल कॉलेज में फीस के क्या पैमाने होते हैं,
50% मुझे ऐसा पता चला है कि 50% की गवर्नमेंट सीट्स रहती हैं, बाकी प्राइवेट रहती है 35%, 15% एनआरआई कोटा रहता है। शासकीय मेडिकल कॉलेज में न्यूनतम फीस में बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है। जो नीट के एकदम फाइन ब्रेन्स होते हैं वो आपको मिलते हैं शासकीय मेडिकल कॉलेज में। और वहीं पीपीपी पे कौन मिलेंगे? पैसे वाले उद्योगपतियों के और बड़े घराने के बच्चे मिलेंगे और वही लोग इलाज करेंगे। तो आप बताइए, जो फाइन ब्रेन्स इलाज करेंगे उनके इलाज करने में, और जो पीपीपी मोड में पैसे वालों के बच्चे पढ़ रहे होंगे, जो पैसा देके एडमिशन लेंगे, मैनेजमेंट कोटे से एडमिशन लेंगे, वो आपका इलाज अच्छे से कर पाएंगे। अब आ जाते हैं अपन बेड शेयरिंग में। आईसीयू हो, आईसीसीयू हो, एसआईसीयू हो, पीआईसीयू हो, अन्य जो इत्यादि चीजें हैं। क्या आपने जो 75-25 का रेशियो रखा है, क्या 75-25 का जो रेशियो है, ये सारा रेशियो जो है ये अलग अलग आईसीयू में भी अलग होगा, एसआईसीयू में अलग होगा, या पूरे बेड्स में 75-25 का रेशियो होगा? इसकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये बताएगा कौन? अब आप आ जाइए कि जो शासकीय मेडिकल कॉलेज होगा, शासकीय मेडिकल कॉलेज सेवा का केंद्र होगा, और जो पीपीपी मोड का मेडिकल कॉलेज होगा वो लूट का केंद्र होगा। इसमें एक बेसिक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो ट्रिपल पी मोड का मेडिकल कॉलेज होगा उसको गवर्नमेंट कॉलेज, जो मेडिकल हमारे यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसको वो टेक ओवर कर लेगा। यानी जो हमारे पास पहले था, जनता के पास ऑप्शन था जाके सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज कराने का, वो ऑप्शन भी हमारे पास से चला जाएगा। तो मतलब हमको कुछ मिला नहीं, जो हमारे पास था वो भी चला गया। दूसरी चीज, उद्योगपतियों को 1 रुपए वर्ग फुट में जमीन दे दी जाएगी, उसमें वो अपना मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। तो ये जनता के सीधे जेब पर डकैती डालने का एक पूरा एक नेक्सस तैयार हो गया है। पीपीपी मोड का मेडिकल कॉलेज का हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। जनता को इसकी कमियां बताएंगे, जनता को इसकी खामियां बताएंगे, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को उनकी नाकामी बताएंगे। चाहे हमको पोस्टर चिपकवाने पड़े कटनी में, चाहे पंपलेट बांटने पड़े, घर घर जाके जनता को बताना पड़े कि आपके साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है मेडिकल कॉलेज के नाम से। लगातार हर चुनाव में आपसे वोट ली गई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2012 से एनएसयूआई का मुद्दा है। हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी कह रहे थे कि मैंने अनेकों बार पत्र लिखे। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, उनके साथ के लोगों को बताना चाहता हूं कि 2012-13 से हम आंदोलनरत हैं इस मामले को लेके। हमने बड़े बड़े आंदोलन किए। सुबह 5 बजे जाकर माननीय मंत्री जी थे उस समय के तत्कालीन, गुप्ता जी, उनसे मिलकर मेडिकल कॉलेज की मांग करी हमने। तो एनएसयूआई का और जनता का कटनी की इस मामले को लेकर लंबा संघर्ष रहा है। जिस संघर्ष को उन्होंने मतलब आप समझ लीजिए, जिस संघर्ष को उन्होंने नकार दिया, जनता की आवाज को नकार दिया, और पीपीपी मोड पर मेडिकल कॉलेज जनता को थोपा जा रहा है। कुछ कार्यकर्ता माननीय वीडी शर्मा को बधाई दे रहे हैं मेडिकल कॉलेज खोलने पे, कुछ कार्यकर्ता संदीप जायसवाल जी को बधाई दे रहे हैं। जनता बधाई नहीं दे रही है, कार्यकर्ता खुद भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो चुकी है मेडिकल कॉलेज वाले मामले में। और मैं आपको बता रहा हूं, जनता केवल शासकीय मेडिकल कॉलेज की मांग कर रही थी। शासकीय मेडिकल कॉलेज हमें स्वीकार है। पीपीपी मोड पर खुलने वाला मेडिकल कॉलेज जनता अपने आप को उसमें छला हुआ महसूस कर रही है। जन भावनाओं को समझते हुए आज भी भारतीय जनता पार्टी को यह फैसला वापस लेना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी की नेतृत्व क्षमता थी, उन्होंने अपने जिले बुधनी में शासकीय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत कराकर लाया। कटनी और पन्ना में पीपीपी मोड का मेडिकल कॉलेज खुल रहा है। तो ये हार विष्णुदत्त शर्मा जी की भी है, ये हार हमारे यहाँ के विधायक जी की भी है, भारतीय जनता पार्टी के हर जनप्रतिनिधि की है, जिसके कारण आज कटनी की जनता के साथ इतना बड़ा छल हुआ। इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की बात की गई है। शायद हमारा बहुत दिन से किस्मत नहीं खुली कटनी की, ज्यादा खुल जाए, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और मिल जाए, या अगर ट्रिपल पी मॉडल के मेडिकल कॉलेज को शासकीय मेडिकल कॉलेज के रूप में अगर दे दिया जाए। हम कटनी की ओर से हमारे सारे विधायक सब बैठे हुए हैं, हम सबकी मांग है। मैं चाहूंगा कि उस पर विचार जरूर करें। आप एक नाम ले रहे हैं संदीप जायसवाल जी का। विधायक संदीप जायसवाल जी व संजय पाठक जी के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। क्या वो आपके साथ हैं, पर्दी के पीछे हैं? जिले के बाकी विधायकों को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, राजनीति में शुचिता होती है। संदीप जायसवाल जी हमारे साथ क्यों होंगे? हम तो उसी मुड़वारा विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का मुद्दा हो, चाहे सड़क का मुद्दा हो, चाहे रोड का मुद्दा हो, समय समय पर संदीप जायसवाल जी का विरोध करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की वैचारिक
कब हमेशा मतभेद रहे हैं, कभी हमारी विचारधारा एक नहीं हो सकती, चाहे आरएसएस की विचारधारा हो। संदीप जायसवाल जी बीजेपी में है, उनकी संजय पाठक जी से अच्छी है बुरी है ये संदीप जायसवाल जी जाने, संजय पाठक जी जाने। कटनी जिले को पीछे ले जाने में भारतीय जनता पार्टी के एक एक जनप्रतिनिधि का हाथ है। जहां तक संदीप जायसवाल जी की बात है, जब भी मुद्दे सामने आए हैं उनके खिलाफ, तो सड़क पे उतर के उनके खिलाफ भी प्रदर्शन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायकों के खिलाफ, चूंकि मैं एनएसयूआई का भी जिला अध्यक्ष था, वर्तमान में यूथ कांग्रेस का भी जिला अध्यक्ष हूँ, हर विधानसभा में जाके हमने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का विरोध किया है। और राजनीति में शुचिता होती है, हमारी सबसे बात होती है। जरूरी नहीं है कि हम केवल लोगों के खिलाफ निगेटिविटी फैलाते रहें। संदीप जायसवाल जी हमसे कहीं मिलते हैं, मुद्दों की बातें होती हैं, हम अपनी असहमति दर्ज करते हैं उनसे, पर हमारे बीच में संवाद होता है। हमारे क्षेत्र में महापौर जी हैं, मैंने अभी कुछ दिनों पहले महापौर जी को स्पीड ब्रेकर लगवाने के लिए बोला था, उन्होंने लगवाए। तो जरूरी नहीं है कि हम लोगों के खिलाफ केवल नेगेटिविटी फैलाते रहें, नहीं, हमें पॉजिटिविटी के साथ जनता के काम कराने हैं, पॉजिटिविटी के साथ हमेशा जनता के बीच में जाना है। और हमेशा ये नहीं होना चाहिए राजनीति में हम किसी का विरोध ही करते रहें। अगर मान लीजिए कुछ अच्छा कर रहा है कोई, या हमारी उससे संवाद है, तो अच्छी बात है ये। अल्टीमेटली हमको काम किसके लिए करना है? अल्टीमेटली हम सबको जनता के लिए लड़ाई लड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी कुनीतियां हैं उसका हम खुल के हमेशा विरोध करेंगे, फिर वो चाहे भारतीय जनता पार्टी का पार्षद हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हो। राहुल गांधी जी अभी वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आपको लगता है वाकई में वोट चोरी हुई है? देखिए, राहुल गांधी जी दूरदर्शी नेता हैं। राहुल गांधी जी ने जो जीएसटी के लिए बोला था वो सत्य साबित हुआ। जीएसटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। एक जीएसटी 18%। राहुल गांधी जी ने जो कोविड के लिए बोला था वह सत्य साबित हुआ। आर्थिक सुनामी आने वाली है, ऐसा इकोनॉमिक झटका पड़ने वाला है कि करोड़ों लोगों को नुकसान होगा। राहुल गांधी जी ने जो चीन के लिए बोला था वह सत्य साबित हुआ। वोट चोरी एक बेहद ही गंभीर मुद्दा है। महाराष्ट्र में लगभग 1 करोड़ फर्जी मतदाता जोड़े गए हैं। ये बात राहुल गांधी जी हवा में नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी ने प्रमाण के साथ ये बातें बोली हैं। मतदाता सूची में बड़ी संख्या में छेड़छाड़ करके नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बनाई है। कुछ 20-25 सीटें अगर नरेंद्र मोदी जी की कम आ जाती तो आज इंडिया गठबंधन की सरकार देश में होती। इसका अंदेशा नरेंद्र मोदी जी को था, और नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी करके वोटर लिस्ट में बड़े स्तर पर धांधली करके, जिसके प्रमाण हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने प्रस्तुत किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग से भाजपा की मिली भगत को भी उजागर किया है। राहुल गांधी जी ने एक वेबसाइट लॉन्च करी है जनता के लिए, वोटचोरी.in लॉन्च की है। तो वोटचोरी.in के माध्यम से जनता के भी सुझाव बुला रहे हैं राहुल गांधी जी। तो राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रमाण के साथ लड़ रहे हैं, तथ्य के साथ लड़ रहे हैं, और मेरा ऐसा विश्वास है कि वो इस लड़ाई में निर्णायक रूप तक लेके जाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी ने डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग करी है चुनाव आयोग से, और चुनाव आयोग इधर उधर की बातों में ध्यान भटका रहा है। उसको राहुल गांधी जी की बातों का जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग एक जिम्मेदार संस्था है, देश का लोकतंत्र चुनाव आयोग के भरोसे है। चुनाव आयोग जिस प्रकार का इसमें रवैया अपनाए हैं, उससे वो खुद स्पष्ट कर रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके और चुनावों को प्रभावित करने का काम कर रहा है वोट चोरी के माध्यम से। अभी सुनने में आ रहा है राहुल गांधी जी अब हाइड्रोजन बम कुछ लेकर आ रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन बम है क्या? अब ये तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ही जब अभी इसकी को लॉन्च करेंगे तभी पता चलेगा। अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की नींदें उड़ी हुई हैं। नरेंद्र मोदी जी का चेहरा बता रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करी है और राहुल गांधी जी ने नस पकड़ ली है। आप देखिए, आज जीएसटी के स्लैब्स को कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बात माननीय राहुल गांधी जी ने कब बोली थी कि गब्बर सिंह टैक्स, गलत जीएसटी से जनता को बहुत नुकसान होने वाला है। आज जो ये जीएसटी को कम करने का काम कर रहे हैं, यानी अभी तक जो हमने जीएसटी भरी, जनता की जेब में डाका डाला गया, यानी परम श्रद्धेय राहुल गांधी जी सही साबित हुए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुलशन गुल के साथ नहीं चल सकते, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते। जो रास्ते में चला गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। आपने अभी हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना का मुद्दा उठाया है, ये पूरा मामला है क्या?
हमारे कटनी मुड़वारा विधानसभा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए और मेरे पास क्षेत्रीय जनता से कुछ लोग आए मेरे पास और उन्होंने बताया कि 2 साल पहले नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने और सभी लोगों ने गृह प्रवेश करा दिया, उन्हें चाबी सौंप दी, फोटो खिंचवा ली और आज तक उस पूरी प्रधानमंत्री आवास योजना की मल्टी में बिजली और पानी तक की व्यवस्था नहीं है। लगातार उन्होंने शिकायत करी विधायक जी से, महापौर जी से, सांसद जी से, मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करी, पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मैं क्षेत्रीय जनता को साथ में ले जाके, वहाँ के जो हितग्राही हैं उनको साथ में ले जाके, महिलाओं को, उनके बच्चों को साथ में ले जाकर नगर निगम में मैंने आंदोलन किया और कमिश्नर महोदय से ये मांग करी और 10 दिन का अल्टीमेटम उनको दिया कि आप 10 दिन के अंदर ये मूल सुविधाएं चालू कराइए यहाँ पर, नहीं तो हम इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे नगर निगम की गरीबों के हक में। मैं आपको बता देना चाहता हूँ उस मल्टी में लोग रहना चालू नहीं किए और अभी से बड़ी बड़ी दरारें आना चालू हो गई हैं, टाइल्स उखड़ना चालू हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के विकास की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो उनके प्रधानमंत्री के नाम से वो बताते हैं, उस आवास योजना में बड़े स्तर पर घोटाला भ्रष्टाचार हुआ है। जनता को दुगनी मार पड़ रही है, जनता को चाबी मिल गई, बैंक की किस्त चालू हो गई और जनता अब रहे कहाँ, बिजली और पानी के बिना तो नहीं रह सकती, तो जनता वहां पर किराए के मकान लेकर रह रही है, यानी उन्हें दुगनी मार पड़ रही है। यहाँ बैंक की किस्त भी चालू हो गई, वहाँ किराए की मार भी पड़ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल का असली चेहरा है जो कटनी में खुलकर सामने आया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जनता को उनका मूल हक दिलाने की, मूलभूत सुविधाएं दिलाने की लड़ाई मैं हमेशा लड़ता रहूंगा और इस मामले में भी जनता को उनका हक दिलाकर रहूंगा, चाहे मुझे कोर्ट का रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। हम देख रहे हैं कि एक और केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, तो वहीं दूसरी ओर किसान खाद्य के लिए परेशान है। क्या मानते हैं ये सरकार की किसान विरोधी है? ये किसान जन विरोधी है, किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, पूरे तरीके से माननीय मोहन यादव जी का जो मॉडल है मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 24 घंटे मध्य प्रदेश में शराब मिल रही है, 24 घंटे शराब मिल रही है और खाद यूरिया जो साल में 2 बार मिलनी चाहिए अच्छे से, उसका अभाव है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार कितनी संवेदनशील है किसानों को लेके, हमारे अन्नदाताओं को लेके। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हों, चाहे हमारे अन्य नेता हों, लगातार किसान हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। महिलाओं को 3,000 रुपए की जो वादा किया था वो वादा महिलाओं से पूरा किया जाए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैदानी स्तर पर हमारे कांग्रेस पार्टी गतिशील है और हमारा पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये किसान विरोधी, छात्र विरोधी, जन विरोधी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम सब मिलकर उखाड़ फेंकेंगे और मध्य प्रदेश में सुशासन वाली कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे। अभी रिसेंटली आपने कटनी में पासपोर्ट ऑफिस को लेकर कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है, इस मामले को लेकर अभी क्या अपडेट है? कटनी चूँकि एक बहुत ही बड़ा जंक्शन प्लेस है, चारों तरफ से लोगों का कटनी में आगमन होता है, व्यापारियों की नगरी है। हमारे पड़ोसी ज़िले सतना में पासपोर्ट ऑफिस है, पड़ोसी ज़िले जबलपुर में पासपोर्ट ऑफिस है, पड़ोसी ज़िले दमोह में पासपोर्ट ऑफिस है। दमोह की आबादी कितनी कम है, उसके बावजूद वहाँ की क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि जो हैं उनके प्रयासों से कटनी में पासपोर्ट ऑफिस खुल पाया। हमारे सांसद महोदय ने 2 साल पहले पासपोर्ट ऑफिस को लेकर एक पत्र लिखा था, 2 साल बीत गए, न पत्र की उन्होंने कोई सुध ली, न पासपोर्ट ऑफिस के लिए उन्होंने कोई प्रयास किया। जब हमने ये देखा कि कटनी में पासपोर्ट ऑफिस एक जन मांग बन चुकी है, जनता का ये कहना है कि हमको 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, उसमें हमारा समय नष्ट होता है, हमारा पैसा नष्ट होता है और ये एक बहुत बेसिक मूलभूत चीज़ है जो जनता के लिए होनी चाहिए। इसको लेके मैंने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर करी है और कोर्ट ने स्टेटस कॉल किया है, सरकार से जवाब मांगा है कि कटनी जैसे महत्वपूर्ण जिले में पासपोर्ट ऑफिस क्यों नहीं है, आपकी क्या योजना है पासपोर्ट ऑफिस खोलने को लेके। और मेरा ऐसा पूरा विश्वास है कि जनहित याचिका के माध्यम से, माननीय न्यायालय के माध्यम से कटनी को हम पासपोर्ट ऑफिस देने में सफल हो पाएंगे और जो जनता की ये मूल मांग है, इस मूल मांग को हम पूरा करेंगे और कटनी को विकास के ओर अग्रसर बनाने में एक
मील का पत्थर साबित होने वाला जो पासपोर्ट ऑफिस है, जो एक महत्वपूर्ण मांग है, उसको कटनी में लाकर रहेंगे। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा या कुछ टाइम पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी के विधायक इतने पावरफुल हैं कि कलेक्टर पर हाथ उठाने तक की नौबत आ गई है। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? इसमें मैं क्या जवाब दूं? इसमें वो अपनी सरकार से जवाब मांगें कि आज सरकार इतनी असहाय हो गई है, आपके विधायक इतने असहाय हो गए हैं, इतना भ्रष्टाचार हो गया है कि आपके विधायक जाकर कलेक्टर को धमकी दे रहे हैं, कलेक्टर पर हाथ उठा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय कृत्य है। पर इससे सरकार का चेहरा खुल के सामने आ रहा है कि आप मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चला रहे हैं, जब आपके विधायकों की ही नहीं चल रही है, जब आपके विधायक जाके सरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, तो आप मध्य प्रदेश को भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त कैसे करेंगे? इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर देना चाहिए। हम बात करें बेरोजगारी की। बेरोजगारी हमारे मध्य प्रदेश की ही नहीं, संपूर्ण भारत की काफ़ी गंभीर समस्या है। इस समस्या को लेकर सरकार वाकई में काम कर रही है या सिर्फ जुमला दे रही है? देखिए, आपके प्रश्न में ही जवाब छुपा हुआ है। अगर सरकार 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, 20 वर्षों से लगभग भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, अगर काम कर रही होती तो ये मुद्दा होता ही क्यों? इट मीन सरकार कोई काम नहीं कर रही बेरोजगारी में। बेरोजगारी को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने बयान दिया था कि हर साल 2 करोड़ शिक्षित युवाओं को, बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने बेरोजगारों का नाम ही बदल दिया और आकांक्षी युवा रख दिया। आकांक्षी युवा नाम रख दिया, ठीक है, आपका स्वयं अधिकार है, आप कुछ भी नाम रखें, पर आकांक्षी युवा रखने से क्या मध्य प्रदेश में बेरोजगारी कम हुई? क्या मध्य प्रदेश में नए निवेश आए? क्या हमारे शिक्षित युवा जो दर बदर भटक रहे हैं, क्या आज वो रोजगार से लगे? ये सवाल यक्ष प्रश्न है आज भी सरकार के सामने, जिसमें सरकार असंवेदनशील है। और सरकार का कोई भी ऐसा ठोस स्टैंड नहीं है जिससे हमारे युवाओं को मजबूती से रोजगार मिल सके और वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। कांग्रेस ने अभी करंटली जिलाध्यक्षों की घोषणा की है और जैसे ही घोषणा हुई, कई जिलों में जिलाध्यक्षों का विरोध चालू हो गया है। ये संगठन सृजन है या संगठन विसर्जन? माननीय राहुल गांधी जी ने संगठन सृजन का कार्यक्रम की शुरुआत करी। इसके तहत उन्होंने पर्यवेक्षक भेजे जिलों में, और जिले में जो भी महत्वपूर्ण नेता थे, सारे सबसे चर्चा हुई, कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, बूथ लेवल और ब्लॉक लेवल के कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई, और चर्चा के दौरान 4-5-6 लोगों के नाम की पैनल बनी जिला अध्यक्षों में, और जो भी नाम पर्यवेक्षकों को और जनता से निकल कर आए, उन नामों पर राहुल गांधी जी ने, जीतू पटवारी जी ने एक मतेन होकर सबने संगठन को सृजन करने के लिए मोहर लगा दी। अब क्या होता है, जब हम एक उसमें कटोरे में बर्तन रखते हैं छोटे छोटे, तो बर्तन आपस में आवाज करते हैं, तो हर परिवार में थोड़े बहुत मतभेद होते रहते हैं। तो किसी प्रकार की, मैं आपको बताना चाहूँगा कि संगठन में कोई भी कमी नहीं छोड़ रहे जीतू पटवारी जी और राहुल गांधी जी। ये जीतू पटवारी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का निर्णय है। हम सब हमारे नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ संघर्ष करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ फॉल्स नैरेटिव है कि कांग्रेस में विरोध चल रहा है, गलत जिलाध्यक्ष बना दिए गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बहुत मजबूत लोगों को कमान दी गई है, उसके कई पैरामीटर सेट किए हैं कि आपको इतने समय में काम करके देना है, अच्छा काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपको संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। तो आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संगठन सृजन एक बेहद ही महत्वपूर्ण अभियान है, जिसके तहत कांग्रेस जमीनी स्तर से खड़ी हो जाएगी। चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे NSUI हो, चाहे महिला कांग्रेस हो, चाहे सेवा दल हो, हम सब मिलकर मजबूती से मध्य प्रदेश में संगठन के सृजन का काम करेंगे। संगठन को बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर खड़ा करेंगे और माननीय राहुल गांधी जी के सपने को साकार करने का काम करेंगे। अभी कई विधायक, कई मंत्रियों को भी जिलाध्यक्ष का पद दिया गया है। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के पुत्र जयवर्धन सिंह जी को भी गुना कर दिया गया है। तो इसे लेकर आप क्या देखते हैं कि जो पूर्व मंत्री थे, जो विधायक उम्मीदवार थे, उन्हें भी जिलाध्यक्ष का पद दे दिया गया? देखिए, जिला अध्यक्ष का जो पद होता है वो बेहद ही महत्वपूर्ण पद होता है।
चाहे वो संगठनों का जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो मुख्य कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व ने उनको जवाबदारी दी है तो बहुत सारे पैरामीटर्स को सेट करके जवाबदारी दी है। और मैं आपको पूरी विश्वास के साथ बताता हूँ कि जिन बड़े चेहरों को जवाबदारी मिली है उनका उनके क्षेत्र में एक वर्चस्व है, एक प्रभाव है, वह वहाँ के बड़े चेहरे हैं, उनका जनता का उन पर विश्वास है। तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। संगठन सृजन का अभियान बहुत पारदर्शी अभियान था, जिसके तहत जो भी निर्णय हुआ है वो बहुत ही पारदर्शी तरीके से हुआ और इसके परिणाम सुखद देखने को मिलेंगे। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, आगे आपको देखने को मिलेंगे। प्रदेश युवा कांग्रेस के चुनाव हुए, इनका परिणाम कब आएगा और क्या ये चुनाव पारदर्शी थे? बिल्कुल पारदर्शी थे। मोबाइल फ़ोन में ऐप बेस्ड मेंबरशिप हुई, ऐप बेस्ड वोटिंग हुई और मध्य प्रदेश में लगभग 15 लाख युवाओं ने इसमें सहभागिता दर्ज करी। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री, ब्लॉक अध्यक्ष लेवल के चुनाव हुए। और मैं ऐसा मानता हूं कि पूरे देश में कांग्रेस और युवा कांग्रेस को छोड़ के कोई ऐसा संगठन नहीं होगा जो इतने पारदर्शी तरीके से इन चुनावों को संपन्न करा सके। और जल्द अब इसके परिणाम मुझे लगता है कि 1 आध महीने में घोषित हो जाएंगे। नई कमेटी नई ऊर्जा के साथ बनकर आएगी। प्रदेश अध्यक्ष जी सहित जिला अध्यक्षों की और प्रदेश का जो युवा कांग्रेस की कमेटी है वो नई बनकर आएगी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये जो जंग है, ये जो झूठ फरेब के खिलाफ जंग है, इस जंग में अपना मजबूत योगदान देगी युवा कांग्रेस। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। दिव्यांशु भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। आपने कई खुलासे किए, कई बातें की, काफ़ी पसंद आएंगी हमारे व्यूअर्स को ये चीज़ें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। मैं आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाले समय में आपको इसी ऊर्जा के साथ और इसी दृढ़ता के साथ आप जनता के मुद्दे उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।